Hello students, welcome to my channel Learn Physics with Aarti. So today we are going to start a new topic, that is pressure. In the last class we have completed the forces, that are contact forces, non-contact forces, and also get to know their examples. Let's start. Pressure. You have learnt in class 7th that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. तो क्लास 7th में हमने ये पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं ड्यूरिंग ए स्टॉर्म या फिर साइक्लोन के दौरान वो क्या करती हैं, रूफटॉप्स को भी उड़ा देती हैं. You also learn that winds and cyclones are caused by the differences in the air pressure. और ये किसके कारण winds और cyclone जो होता है वो किसके कारण होता है? Because of difference in air pressure. एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जब डिफरेंस आ जाता है प्रेशर में, कहीं लो प्रेशर हो जाता है तो कहीं हाई प्रेशर हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, ये स्टॉर्म और विंड प्रोड्यूस होते हैं. इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? तो फिर ये जो प्रेशर है, फोर्स है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है क्या? सो नाउ लेट अस फाइंड आउट. ट्राई टू पुश ए नेल इनटू ए वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. तो जो नुकीला वाला होता है और एक सिर वाला होता है नेल का, ठीक है, दो सिरा होता है. तो क्या बोल रहे हैं कि एक प्लैंक में क्या करो, जो उसका हेड के तरफ है उस तरफ उसको नीचे रख के, प्लैंक के तरफ रख के उसको पुश करो. डिड यू सक्सीड? तो इसमें कोई सफलता मिलेगी क्या? सो नाउ ट्राई टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. अब क्या करो, पॉइंटेड एंड को नीचे प्लैंक के तरफ रखो, अब करो, अब पुश करो. सो कुड यू डू इट दिस टाइम? तो क्या होगा, आसानी से हो जाएगा. दैट यू कैन सी इन फिगर 11.12 पुशिंग ए नेल इनटू अ वुडन प्लैंक. यहाँ पे एक इंसान क्या कर रहा है, पॉइंटेड एंड को प्लैंक के तरफ रख के वो पुश कर रहा है, तो क्या आसानी से चला जाएगा. नाउ ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद ए ब्लंट नाइफ. अब क्या करो, वेजिटेबल्स को बिना धार वाले नाइफ से काटने की कोशिश करो ना, एंड देन विद ए शार्प नाइफ. अब शार्प धार वाले नाइफ से कट करने की कोशिश करो. विच इज़ ईजियर? कौन सा ईजियर होगा, धार वाला या बिना धार वाला? ऑब्वियसली धार वाला से आसानी से सब्जियां कट जाएंगी. So do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example, the pointed end of the nail plays a role in making this task easier? तो अब हमने अभी दो एग्जाम्पल देखे, एक तो कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स थ्रू ए शार्प नाइफ एंड बिफोर दैट a pointed nail that we tried to push through the plank. तो हमें फील हुआ, ये हमें पता चला कि जो फोर्स अप्लाई किया गया, फॉर एग्जाम्पल जो भी पॉइंटेड नेल हो या फिर जो कट हमने नाइफ से कट किया, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एरिया एक मेजर रोल प्ले कर रहा है. सो द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. तो यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ कि हम जब एक यूनिट एरिया में फोर्स डालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्रेशर. उसको हमने मैथमेटिकली कैसे लिखा है, ये रहा. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. सो देयरफॉर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. एक कम एरिया में जब हम फोर्स डालेंगे तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा. लेकिन एक बड़े एरिया में जब हम प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, फोर्स डालेंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा. सो एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेस विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज़ टू बी कंप्यूटेड. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओनली वही प्रेशर देखेंगे जहाँ पे फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, मेरा थोड़ा सा उल्टा चला गया, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा. प्रेशर जहाँ पे लगाना है, फोर्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. अब पहेली जो है यहाँ पे उसके एक रियलाइजेशन हुआ है. क्या हुआ है, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई पोर्टर्स प्लेस ए वुड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड when they have to carry heavy loads. इन फिगर यहाँ पे एक पोर्टर है,
जो क्या कर रहा है, कुली जो हम बोलते हैं, पोर्टर कैरिंग ए हेवी लोड, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, पहले क्या करता है, हमारे उसके सिर पे एक कपड़ा बांधता है लोड्स को डालने से पहले। बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड। अब क्या कर रहा है वो, क्या उससे क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जो प्रेशर है फिर वो उसके सिर पे ऊपर कम लगेगा, क्योंकि हमें क्या पता है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर ज़्यादा एरिया हो गया तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, उसके सिर के ऊपर प्रेशर कम लगेगा। इतना सारा बोझ लेके जाने में कितना उसके ऊपर प्रेशर उसके सिर के ऊपर पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, उन्होंने एक ट्रिक निकाला। क्या निकाला, उनको भी हम जैसे ये हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में, इन सब चीज़ों को, जो भी फिज़िक्स है हम हमारे डेली लाइफ में बहुत इजीली देख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ट्राई टू डू दैट। सो हियर वी कैन सी कि जो कुली है वो क्या कर रहा है, अपने सिर के ऊपर एरिया बढ़ा दे रहा है। उससे क्या हुआ, जो उसके ऊपर फोर्स डलेगा, प्रेशर डलेगा, वो क्या होगा, कम लगेगा। सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज़ रिड्यूस्ड एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड। तो उससे क्या हुआ, ईजी हो जाएगा उसको कैरी करने में। नोट दैट द एरिया इज़ इन द डिनोमिनेटर ऑफ द एबव एक्सप्रेशन। हमने देखा ना कि पहले वाले में हमने जो एक्सप्रेशन देखा कि P इज़ इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। सो द स्मॉलर द एरिया, जितना स्मॉल होगा, जितना कम होगा एरिया, द लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। फोर्स हमने सेम रखा है, ठीक है। तो इसलिए जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज़ मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ इट्स हेड। अब हमने जो नेल देखा था, जो उसका पॉइंटेड एंड है, वो क्या है, उसका एरिया कम है उसके हेड से। सो द सेम फोर्स therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into a wooden plank। तो क्या उतना ही हमने दोनों में प्रेशर डाला कि जब नेल का पॉइंटेड एंड था और जो उसका हेड था, दोनों में हमने फोर्स तो सेम ही लगाया था, लेकिन एरिया कम होने की वजह से जो पॉइंटेड एंड है वो इजीली चला जाता है अंदर। कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट विद थिन स्ट्रैप। जो हम बैग लेके आते हैं, स्कूल बैग लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे तो इतने सारे बुक्स पकड़ के आते हैं, कोई हर सब्जेक्ट के लिए हर एक बुक, हर एक कॉपी बुक, फिर उसके 2 कॉपी, इतने सारे कॉपीज़ लेके आने में स्कूल बैग बहुत भारी हो जाता है। तो क्या होता है, स्कूल बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं उसको ब्रॉड बनाया जाता है। ब्रॉड क्यों बनाया जाता है, एरिया बढ़ा दिया तो फोर्स तो उतना ही लग रहा है, बैग लोड तो उतना ही है, फोर्स तो उतना लग रहा है। लेकिन जब हमने बैग के स्ट्रैप के एरिया को बढ़ा दिया तो फोर्स उतना लगेगा, लेकिन एरिया बढ़ा देने से प्रेशर क्या होगा, शोल्डर के ऊपर कम लगेगा। एंड वाई द टूल्स मेंट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। अब शार्प एज करने से क्या हुआ, शार्प जब होगा तो क्या होगा, एरिया कम है तो फोर्स हमने लगाया तो प्रेशर क्या होगा, कटिंग मीट और जो भी वेजिटेबल्स आसानी से कट हो जाएंगे। डू लिक्विड एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। अब हमने तो देखा ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे जो है सब प्रेशर डालते हैं, तो लिक्विड और जो गैस है वो भी प्रेशर डालते हैं क्या। डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स। अब ये भी एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जहाँ पे हम फोर्स डालें, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स जो भी थे हमने पहले देखा कि फोर्स इज प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इनके केस में भी वही है क्या। So let us find out. So now let's start. Point 11.9, pressure exerted by liquids and gases. And there is given an activity 11.8. Okay. Take a transparent glass tube or a plastic pipe. The length of the pipe or tube should be about 25 centimeter and its diameter should be about 5 to 7.5 centimeter. ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लो और या फिर एक प्लास्टिक पाइप ले लो जिसका लेंथ क्या होना चाहिए 25 सेंटीमीटर और डायमीटर में होना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर। ऑल्सो टेक ए पीस ऑफ थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी रबर से रबर बैलून। तो क्या करो, एक क्वालिटी रबर शीट ले लो, थिन शीट ले लो, या फिर कोई रबर बैलून इज इजीली अवेलेबल तो उसी को ही ले लो। नाउ स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप।
होल्ड द पाइप एट द मिडल एंड कीप इट इन ए वर्टिकल पोजिशन सोन इन फिगर 11.14। क्या करो, ये जो पाइप है उसके एक एंड में बैलून को ऐसे लगा लो, ठीक है, और वर्टिकल रखना, जो पाइप को वर्टिकल पकड़े रखना। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पोर सम वाटर इन द पाइप। और क्या अपने किसी फ्रेंड को बोलना कि कुछ पानी डालो उस पाइप में। डज द रबर शीट बल्ज आउट। अब जैसे जैसे हम पानी डाल रहे हैं तो जो शीट है वो ऐसा फूल रहा है क्या, बल्ज आउट निकल रहा है क्या। नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द पाइप। और जितना पानी तुमने डाला है उसका हाइट भी देखते रहना। पोर सम मोर वाटर, अब कुछ और डालो वाटर। ऑब्जर्व अगेन द बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। हाइट देखना और बल्ज कुछ हो रहा है वाटर रबर शीट में या फिर बैलून में। बैलून ले लो, बैलून रबर बैलून, तो उसमें कोई चेंजेस आ रहा है क्या। रिपीट दिस प्रोसेस ए फ्यू मोर टाइम्स। जब तक फुल नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस को रिपीट करते रहो। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। ठीक है, कोई रिलेशन है क्या, जैसे जैसे हम पानी डाल रहे हैं उसमें कोई बल्ज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है क्या। प्रेशर exerted by water at the bottom of the container depends on the height of its column। तो क्या है कि हाइट ऑफ द कॉलम जितना होगा, ठीक है, वाटर जितना भी उसमें है तो वो क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा। द बॉटम द कंटेनर, ठीक है। नाउ एक्टिविटी, लेट्स डू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज 11.9। टेक ए प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक ए डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। एक प्लास्टिक बॉटल लो, कोई भी बॉटल होने से चलेगा। फिक्स ए सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब ए फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज सोन इन फिगर 11.15। एक सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब लो और फ्यू सेंटीमीटर, ठीक है, उसको क्या करो बॉटम में लगा लो, जैसे ये लगाया है वैसे लगा लेना। You can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle। जो ग्लास ट्यूब है हमारा है सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, उसके एंड को थोड़ा सा गर्म कर देना, तो क्या होगा जो बॉटल है वो मेल्ट होके जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है वो घुस जाएगा अंदर। मेक श्योर दैट द वाटर डजंट लीक फ्रॉम द जॉइंट। तो जो भी जॉइंट हमने जॉइंट किया उससे वाटर लीक नहीं होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी लीक सील इट विथ मोल्टन वैक्स। तो अगर कोई लीक वीक होगा तो वैक्स लगा के उसको फिक्स कर देना। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद ए थिन रबर सीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.8। अब फिर से जैसे हमने वहाँ पे बैलून लगा दिया वैसे ही यहाँ पे भी जो ग्लास ट्यूब है इसको एक बैलून से कवर कर लो। नाउ फिल वाटर अप टू हाफ विथ वाटर। नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विथ वाटर। अब क्या करो बॉटल को फुल कर दो, जैसे यहाँ पे फुल किया है वाटर को, यहाँ पे फुल जैसे किया है वाटर को वैसे ही फुल कर दो, ठीक है। What do you observe? क्या तुमने ऑब्जर्व किया। Why does the rubber sheet fixed to the glass tube bulge this time? अब क्या हुआ, जो रबर बैलून है वो क्या फूला क्यों, इन्फ्लेट क्यों हुआ। Pour some more water in the bottle। और कुछ एक्स्ट्रा वाटर डालो, फिर देखो क्या चेंज, इज देयर एनी चेंज इन द रबर शीट, ठीक है। नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर नॉट एट द बॉटम, ठीक है। हमने क्या किया है साइड पे लगाया है, बॉटल के साइड पे लगाया है, यहाँ पे लगा है, ठीक है, हमने बॉटम पे नहीं लगाया, साइड पे लगाया है। डज द बल्जिंग ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर एज वेल। तो इससे ये पता चल रहा है क्या कि जो वाटर है वो कंटेनर के साइड पे भी क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। सो लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर। एक्टिविटी 11.10। टेक एन एम्प्टी बॉटल, प्लास्टिक बॉटल और ए सिलिंड्रिकल कंटेनर। अब फिर से एक प्लास्टिक बॉटल लो। यू कैन टेक ए यूज्ड टिन और ए यूज्ड प्लास्टिक बॉटल। ड्रिल 4 holes all around near the bottom of the bottle. Make sure that the holes are at the same height from the bottom। यहाँ पे देखो 4 होल्स किए, यहाँ पे एक और एक पीछे। ये क्या होने चाहिए, सारे ग्राउंड से ये सरफेस से इक्वल हाइट पे होने चाहिए।
चारों इक्वल हाइट पे होने चाहिए बॉटम से, ठीक है। सो नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर। अब क्या करो, वाटर को फिल करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल fall at the same distance from the bottle? What does this indicate? अब क्या है, ये जो पानी निकल रहा है, होल से जो पानी निकल रहा है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे गिरते हैं। अब ये क्यों करते हैं, अब देखते हैं क्यों गिरते हैं। सो यहाँ पे दे रखा है लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। तो क्या है, लिक्विड, जो लिक्विड है वो क्या है, जितना भी हाइट पे हमने बॉटल के जैसे यहाँ पे अगर हमने होल बनाया होता तो ऐसे गिर रहा होता, ठीक है। अब यहाँ पे होल क्या है, तो ये ऐसे पानी निकल रहा है। अगर सेम हाइट पे होल्स हैं तो वो क्या है, सेम डिस्टेंस में जाके पानी गिरेगा, ठीक है। सो कैन यू नाउ सी दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो हमने यहाँ पे भी एग्जांपल देखा, पहले वाला एग्जांपल देखा, यहाँ पे भी एग्जांपल देखा कि, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि लिक्विड क्या है, एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल्स में भी लिक्विड क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? अब हमने देखा कि लिक्विड भी प्रेशर डालता है, तो अब देखेंगे कि गैस भी क्या प्रेशर डालता है, एक्सर्ट करता है प्रेशर। डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? अब जो हमने देखा लिक्विड कंटेनर के वॉल्स के ऊपर एक्सर्ट करता था, अब गैस भी करता है क्या ऐसे? So let us find out. यहाँ पे this boy is having a confusion, I think. Let's see what he is saying. I have seen fountains of water coming out of the leaking joints or holes in pipes supplying water. ठीक है, अच्छा, so is it not due to the pressure exerted by water on the walls of the pipe? ठीक है, अब इसका एक कन्फ्यूज़न है, ठीक है। क्या है कन्फ्यूज़न, कि वो जैसे लीकिंग जो पाइप्स होते हैं, पानी डालते हैं पाइप, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी होल हो जाने की वजह से फाउंटेन ऑफ वाटर निकलता है लीकिंग जॉइंट्स पे। तो इसको ये समझ में नहीं आया कि इज इट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप। ठीक है, हम इसका कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो येस, this leakage, the fountains of water that is coming out of the leaking joints are due to the pressure exerted by water, ठीक है, on the walls of the pipe. So let's start the new paragraph. When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? अब जब हम जो बैलून है उसको फुलाते हैं तो क्या होता है, उसके माउथ को बंद क्यों करना पड़ता है? What does happen when you open the mouth of a inflated balloon? अब हमने उसका माउथ को खोल दिया तो क्या होगा? Suppose you have a balloon which has holes. अब क्या हुआ कि बैलून के होल्स हैं। अरे भाई, ठीक है, बैलून तो था पहले बोला कि हो बंद करो उसका माउथ को, फिर बोले खोल दो, अब उसमें होल डाल दिए। सो वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? अब उसको फुला सकते हैं आप? ये तो हम डेली हमारा देखते हैं कि अगर बैलून होल होगा तो आधा तो एयर उसी में से ही निकल जाएगा, जितना फुलाते रहो वो उसमें से एयर निकलता जाएगा। सो इफ़ नॉट वाई? अगर हम, तो हमें पता है क्यों, उसमें से, उस होल में से एयर क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। सो कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन? ऑब्वियसली, अगर उस तरफ प्रेशर नहीं डाल रहा होता तो उसमें से निकलता क्यों? So do you recall what happens to the air in the bicycle tube when it has a puncture? ठीक है, अब रिकॉल करो क्या होता है जब एयर, जो बाइसाइकिल ट्यूब में, उसमें क्या हो गया, बेचारा पंचर हो गया। ठीक है, तो एयर क्या होगा, एयर क्या होगा, उस बाइसाइकिल ट्यूब से निकलता जाएगा। डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून और ए ट्यूब? तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा, तो इससे ये पता चल रहा है ना कि एयर क्या है, वो भी क्या करता है, प्रेशर डालता है ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून और ट्यूब। कोई भी ट्यूब हो, बैलून हो, वो क्या करेगा, एक प्रेशर डालेगा। सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो क्या हो गया, हमें क्या कंक्लूजन में आए हम लोग कि लिक्विड and gases both exert pressure on the walls of their container. ठीक है, अब हम
न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू पार्ट पढ़ेंगे उसमें प्रेशर में ही 11.10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर डलता है। सो लेट्स सी और इसका क्या है। यू नो दैट देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस, ठीक है, हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। एंड दिस एनवलप ऑफ एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। तो ये जो एनवलप है एयर का जो हमारे चारों तरफ है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो ये क्या आ गया हमारा एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या है, सरफेस से, हमारे अर्थ के सरफेस से बहुत किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब ये एयर प्रेशर डालता है तो वो क्या हो गया, जो एटमॉस्फेरिक एयर जब प्रेशर डालता है तो उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट ए प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा है प्रीवियस ईयर में, देखा कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। इफ़ वी इमेजिन a unit area and a long cylindrical standing on it filled with air। तो यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, उसका यूनिट एरिया दे रखा है। तो क्या दे रखा है, उसमें एयर फिल्ड है। देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या है, यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी यहाँ पे फोर्स है। और इस यूनिट एरिया पे फोर्स जब लगेगा तो क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिगर 11.17 में देखा हमने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन ए कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। बट नाउ हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम देखें कि वो कितना बड़ा या छोटा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा या छोटा है। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये इस मैग्नीट्यूड के बाद इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसको चलो देखते हैं। लेट अस फाइंड आउट दैट। एक्टिविटी 11.11 टेक ए गुड क्वालिटी रबर सकर। एक रबर सकर लो, ठीक है। इट लुक्स लाइक ए स्मॉल रबर कप। फिगर 11.18, ठीक है, ये एक रबर सकर है, ठीक है, छोटा सा दिखता है, स्मॉल है, ठीक है। एक ले आओ, प्रेस इट हार्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस। अब क्या करो, एक स्मूथ सरफेस पे उसको जोर से प्रेस करो। डज इट स्टिक टू द सरफेस, ये स्टिक करेगा क्या। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस। अब क्या करो, उसको पुल करने की ट्राई करो। नाउ यू डू इट, कैन यू डू इट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, very difficult to remove that sucker, remove that rubber sucker. It's very difficult to remove that rubber sucker from the surface. Here the figure is given 11.18, a rubber sucker pressed on a surface. When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out, ठीक है, निकल जाता है। जब हम शक्कर को सरफेस पे डालते हैं, उसके एयर और कप के बीच में जितना भी सरफेस और कप के बीच में जितना भी एयर है वो निकल जाता है। द शक्कर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट। अब वो स्टिक इसलिए हो गया क्योंकि उसके ऊपर क्या हुआ, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ा। To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure। अब उस शक्कर को निकालने के लिए जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डल रहा है उससे ज़्यादा ही हमें फोर्स डालना पड़ेगा। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Yes, we can have the idea that how big or small that the magnitude of the atmospheric pressure is. In fact, it would not be possible for any human, ठीक है, it is not possible for anyone to pull the sucker off the surface if there is no air at all between the sucker and the surface. Does it give you idea how large the atmospheric pressure is? ठीक है, तो यहाँ पे this boy is trying to figure out, I think, if the area of my head were 15 centimeter into 15 centimeter, how much force air will exert on my head, ठीक है।
the force due to air in a column of height of the atmosphere and area of इतना 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर फिगर यहाँ पे फिगर दे रखा है 11.19 प्रेशर ऑफ एटमोसफियर ऑन योर हेड, ठीक है, इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना, ठीक है, 225 kg, दैट इज 2250 न्यूटन, ठीक है। m इंटू जी, फोर्स क्या हुआ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, यू ऑल नो, फोर्स of gravity is equals to mg, where m is the mass of the object, g is the acceleration, that is 10. The reason we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our bodies is equal to the atmospheric pressure. अब क्या हुआ कि क्यों हम क्रश नहीं हो जाते, ठीक है, अंडर दिस प्रेशर ऑफ ग्रेविटी, इज दैट बिकॉज इतना प्रेशर डल रहा है, इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज, हमारे जो बॉडी में जितना भी प्रेशर है इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंसेस द प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड। तो क्या हुआ, हमारा बॉडी भी एक प्रेशर डाला है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डाल रहा है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे है तो हम क्रश क्यों नहीं हो जा रहे हैं, इट इज़ बिकॉज जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डल रहा है दैट इज़ इक्वल टू द pressure that is exerted by our body on that container, so that's why we are not crushed out. Here a example I think is given. Did you know Otto von Guericke, I think, a German scientist of the 17th century, invented a pump to extract air out of vessel. Oh, he invented a pump, okay, to extract air from a vessel. With the help of this pump, he demonstrated dramatically the pressure of the force of the air pressure. He joined two holes, hollow metallic hemisphere here, the hemisphere it is here, of 51 centimeter diameter each, and pumped out of them and pumped air out of them. और क्या हुआ, ये दोनों हेमिस्फेरिकल जॉइंट कर दिया और उसमें से एयर निकाल दिया, as shown in figure 11.20. So great is the force of air pressure that the hemisphere couldn't be pulled apart. इतने सारे घोड़े लगाने के बाद भी तो हम इमेजिन कर सकते हैं how large is the magnitude of atmospheric pressure that so many horses are not able to drag that metallic hemispheres. Okay, so large that they are unable to remove that metallic hemispheres. So here we can imagine that the magnitude of atmospheric pressure is very, very large. So here we are at the end of this chapter, and let's see what we learned till now. Force could be a push or pull. Okay, at the starting we also discussed about it. If force arises due to interaction between two objects, force has magnitude as well as direction. A change in speed of an object or the direction of its motion or both implies a change in its state of motion. Force acting on an object may cause a change in its state of motion or change in its shape. A force can act on an object with or without being in contact with it. So and then force per unit area is called pressure, that we have now learnt about it. Liquid gases also exert pressure on the walls of their containers, and the pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure. So finally we are at the end of this chapter, and thank you so much for following me, subscribing me, sharing this chapter, and I hope we will meet in the next unit of class 8th or maybe class 11th or 12th or 10th. Thank you so much for watching this video. Thank you.